वर्क का डेफिनेशन क्या हो गया? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस दैट बॉडी। तो ये हो गया व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन, इसका डेफिनेशन। एंड वर्क क्या हो गया? वर्क इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैं यहाँ से ऊपर ले गया, तो मैंने वर्क किया, तो वर्क करने से क्या हुआ? मेरा एनर्जी लॉस हुआ, और इस ऑब्जेक्ट में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया, हाइट पे जाने के कारण कुछ एनर्जी इसमें आ गया। इसमें या स्प्रिंग की बात करें, अगर एक स्प्रिंग है मेरे पास और उसको मैं कंप्रेस करता हूँ, तो मैंने वर्क किया कुछ, तो मेरा एनर्जी लॉस हुआ और स्प्रिंग में वो जाकर स्टोर हो गया एनर्जी। तो बाय डूइंग वर्क वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो वर्क का डेफिनेशन हो गया, इट इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन इन फिजिक्स, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस दैट बॉडी। जैसे अब पूरे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है, जैसे पिलो जिसपे आप सर रख के ऐसे सोते होंगे, अगर ये इसमें आप एक फिंगर से पॉइंट को ऐसे आगे की तरफ फोर्स लगाएं ऐसे, तो उसमें ये पूरा यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस नहीं हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हुआ। तो इसमें भी अगर फोर्स 2 न्यूटन लगा और ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर, तो वर्क 2 जूल आ जाएगा इसमें, मतलब इसमें भी वर्क होगा। पूरी बॉडी को मूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करना चाहिए। फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन है वर्क डन का, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर। सो वर्क डन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक्सपेंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है एफ डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में तो एफ डी कॉस थीटा हो गया। एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ, तो इसमें देखिए वाट पावर का यूनिट होता है और आर टाइम, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये वर्क इनटू टाइम, ये क्या हो जाता है? वर्क इनटू वर्क नहीं, डब्ल्यू मतलब वाट, ये पावर के लिए है, और एच मतलब टाइम के लिए है, तो पावर इनटू टाइम हो जाता है एनर्जी, और किलो तो बस प्रीफिक्स है, एक किलो क्या है? प्रीफिक्स। तो ये एक एनर्जी का यूनिट हो गया, क्योंकि पावर इनटू टाइम एनर्जी हो गई, और एनर्जी और वर्क का सेम यूनिट होता है, तो ये वर्क का भी बोल सकते हैं और एनर्जी का, दोनों का बोल सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें आपको यहाँ ब्लैंक में ये बताना है कि किलोवाट आर एसआई यूनिट है कि सीजीएस यूनिट है कि एफपीएस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमर्शियल यूनिट, किलोवाट आर इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? फिर नेचर ऑफ वर्क में हम लोग ये सीखेंगे कि वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? तो क्या वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है क्या, या वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? तो इसका आंसर है कि वर्क डन का जीरो भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है वर्क डन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब एफ डी कॉस थीटा में एफ जीरो हो जाए तो भी वर्क डन जीरो, डी हो जाएगा तो भी वर्क डन जीरो, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री जब एंगल था, अभी कुछ पहले मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें वर्क डन जीरो आया था, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, राइट? अब वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब भी cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। cos थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आप। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos पॉजिटिव है, यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है? नेगेटिव। तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से और थर्ड क्वाड्रेंट 270 पे खत्म होता है जाकर, तो 90 टू 270 के बीच अगर थीटा हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 से लेकर 270 के बीच कुछ भी हुआ, 90 मतलब इंक्लूडेड नहीं एक्सक्लूडेड, 90 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि एट 90 जीरो हो जाएगा, एट 90 क्या हो जाएगा? जीरो। तो 90 से थोड़ा बड़ा और 270 से थोड़ा कम एंगल अगर है, तो इस इंटरवल में वर्क डन नेगेटिव होगा, राइट? अब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? तो जब भी cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90,
0 और 90, इसको एक्सक्लूड करना है 90 को, क्योंकि एट 90 0 हो जाता है वर्क डन। और 270 से 360 तक इस रेंज में अगर थीटा का वैल्यू है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर ऐसा वैल्यू है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब आप इतना नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क का तो फॉर्मूला आपको लिखना है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, अभी 10 न्यूटन लग रहा था फिर 11 न्यूटन हो गया, फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, यानी F इक्वल टू 3t ऐसा हो गया, या फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हो गया कि F इक्वल टू 2x। मतलब वेरिएबल फोर्स जब एक्ट करने लगे तो वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन F dx, यानी F dx फोर्स का वो वैल्यू लिखना है जो भी फंक्शन गिवन होगा। F इक्वल टू अगर दिया है x स्क्वायर तो इस F के जगह पर x स्क्वायर लिख देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, और लिमिट इस dx यहाँ है तो x वेरिएबल है तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, मतलब कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है वो लिमिट पुट कर लेंगे। तो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि कांस्टेंट फोर्स लगे तब वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे और वेरिएबल फोर्स लगे तब वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं। तो एक कांस्टेंट फोर्स वाला एग्जांपल लेते हैं। 2 kg का ऑब्जेक्ट है जिसपे 37 डिग्री पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितने का आया है, 3 मीटर का। तो वर्क डन फाइंड करना है बाय दिस फोर्स। तो फॉर्मूला मैंने लिखा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स दिया हुआ है 10, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3, और फोर्स और जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें 37 डिग्री का एंगल है तो cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो 10 इंटू 3 इंटू 4/5 सॉल्व करने का है 24 जूल, यानी यहाँ पे इस 10 न्यूटन फोर्स ने कितना वर्क किया, 24 जूल। ये था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, एकदम आसान था वर्क डन निकालना। वेरिएबल फोर्स अगर लगे, जैसे 2 kg के ऑब्जेक्ट पे फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है 7 - 2x + 3x स्क्वायर, ये वेरिएबल फोर्स है क्योंकि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये फोर्स भी चेंज हो जा रहा है। अगर आप ओरिजिन पे देखें x इक्वल टू 0 पे, तो जहां भी x है 0 रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 7। और अगर आप यहाँ पे x की कुछ और वैल्यू रखें तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, यानी कि फोर्स डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन के लिए F dx लिखेंगे, यानी फोर्स की वैल्यू 7 - 2x + 3x स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट dx लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे dx, क्योंकि लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए स्मॉल डिस्टेंस लिए है dx, ताकि उतने समय तक, उतने डिस्टेंस तक मैं कांस्टेंट मान सकूं फोर्स को। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू यहाँ से लिखा मैंने, और dx इंटीग्रेट करने आता है आपको, 7 का हो जाएगा 7x, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर में 2, 3x क्यूब का 3x³ 3। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। मेरे दूसरे वीडियो में इंटीग्रेशन वाले पार्ट में मैंने सिखाया है हाउ टू इंटीग्रेट। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए तो आंसर 135 जूल आ गया, मतलब इस वेरिएबल फोर्स ने 135 जूल वर्क किया। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल फर्स्ट तो आएगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ऐसे आ सकता है, या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी आ सकता है फाइंड करने के लिए, और ऐसे भी आ सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया रहेगा। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया निकालना होता है। इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का किसी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रेंज में, तो उससे एरिया मिलता है, उस ग्राफ के अंडर में क्या मिल जाता है, एरिया। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेट करने से एरिया मिल रहा है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ही दे दे तो इंटीग्रेट करने के बजाय हम उसका एरिया ही फाइंड कर लेंगे, उस ग्राफ का क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, इसका एरिया निकाल देने से वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एरिया लेना है, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और इसके नीचे का एरिया क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ 10 दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू, इधर -10, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है x 10 और 15। तो ऊपर एरिया मैंने ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये साइड है 10 और दूसरा ये साइड है यहाँ से यहाँ तक जो कि 5 है, तो 10 + 5, और हाइट इन दोनों साइड, ये पैरेलल साइड के बीच का गैप है 10, तो 10 मैंने लिखा, तो 75 एरिया आया।
वैसे ही नीचे ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, बेस 10 से 15 तक 5 है और ये हाइट भी 10 दिया हुआ है, तो ये 25 है। तो टोटल वर्क डन होगा 75 प्लस में और 25 माइनस में वर्क डन होगा, यानी वर्क डन इस केस में 50 जूल आया वर्क डन। अब आप इसे लिख सकते हैं। तो अभी हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखे। एक है वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स, दूसरा था वर्क डन में वेरिएबल फोर्स, और तीसरा था अगर एफ वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया से भी वर्क डन आ जाता है। अब पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है वर्क डन निकालने का। अभी हम लोग खाली वर्क डन निकालना सीखते हैं, कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो इनिशियल पोजीशन R1 दिया हुआ है 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ए पे है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट माइनस 6 इस पॉइंट पे है। और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पे लाया गया है जिसका 14, 13 और 9 कोऑर्डिनेट है, तो उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते हैं 14i कैप 13j कैप 9k कैप, मतलब ए से बी तक ऑब्जेक्ट को लाया गया है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स पूछा है, फोर्स इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये एक नंबर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये एक यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो इसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। कुल मिला के एक फोर्स दिया है, और अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में आपको दिया है या पोजीशन वेक्टर के टर्म में, और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है कि कितना डिस्प्लेस हुआ ये नहीं दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। तो मुझे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कि ए से लेकर बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ मैं फाइंड करने बता रहा हूँ आपको, ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ये है और बी इसका ये है। तो ट्रायंगल लॉ आपको अगर याद हो तो लिखते हैं OA प्लस AB, ये ऑर्डर में है, OA प्लस AB इक्वल टू OB होता है, OA प्लस AB इक्वल टू OB। मेरा डिस्प्लेसमेंट AB है तो AB को मैं क्या लिखूंगा, OB माइनस OA, OB माइनस OA। OB वेक्टर O से लेकर B तक ये है 14i कैप 13j कैप 9k कैप, 14i कैप 13j कैप 9k। वैसे OA वेक्टर है, OA वेक्टर इज 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप, 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। कितना आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया है, ये दूसरे चैप्टर का आ गया है पार्ट, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। क्लियर। तो वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू देखिए 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये है, अभी मैंने फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट a से लेकर b तक। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये आया 11, 11, 15। डॉट प्रोडक्ट तो एकदम आसान है करना, सिर्फ आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, और आई डॉट जे भी 0 और आई डॉट के भी क्या हो जाता है 0। तो 4 इंटू 11 44, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 होता है और यहाँ 1 है और यहाँ 11, तो 1 इंटू 11 11। 3 इंटू 15 45 और के कैप डॉट के कैप भी 1 हो जाता है। तो इतना आया, इसका सम करने पे 100 जूल आया। तो ये फोर्थ टाइप का सिचुएशन हुआ जिसमें हम लोग वर्क किए। सबसे पहले वर्क डन फाइंड किया हम लोग कांस्टेंट फोर्स का, सेकेंड में हमने सीखा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेट करके, थर्ड में वर्क डन व्हेन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, और ये फोर्थ टाइप हुआ कि अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया है तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है।